पिछली क्लास हुई थी उसमें अपने लैंग्वेज इंग्लिश है उसको वर्ड वाइज पढ़ा, लैंग्वेज वाइज पढ़ा। तो उस क्लास को लास्ट में हमने छोड़ा था कि लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज की लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, इस बात पे हमने उसको ड्रॉप किया था। वहीं से इस क्लास को शुरू करते हैं। उस क्लास के बीच में और इस क्लास के बीच में थोड़ा सा गैप, टाइम का गैप आ गया था। वो टाइम का गैप इसलिए है क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, आप सभी को पता है, और इस बोर्ड परीक्षा के कारण बोर्ड की ड्यूटीज हैं, कॉपी चेक करनी है, एग्जाम ड्यूटी है, उन सब के कारण थोड़ा लेट हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ को समझेंगे। आगे से कोशिश की जाएगी कि रेगुलर क्लासेज हैं वो आप तक पहुँचाई जाएँ। तो हम यहाँ इसको शुरू करते हैं। जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है, हमने यहीं से इस चीज़ को ड्रॉप किया था कि कोई भी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज की जो लर्निंग प्रोसेस होती है, वो लर्निंग प्रोसेस कैसे होती है। तो पिछली क्लास में आपने थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को सीख लिया था कि जो फर्स्ट यूनिट होती है वो साउंड होती है, उसके बाद लेटर होता है, वर्ड होता है, फ्रेज होता है और सेंटेंस होता है। तो इतना आपने पिछली क्लास में देख लिया था। तो इसको डिटेल से पढ़ने की शुरुआत करते हैं। डिटेल से पढ़ने से पहले कुछ जो कमेंट्स आए थे आपके, जिसमें आपने कुछ चीज़ें पूछी थी। एक तो रेगुलर क्लास के बारे में आया था कि सर रेगुलर क्लास मिलती रहेगी क्या। तो कोशिश यही की जाएगी कि जो इंग्लिश का ग्रामर है, उस ग्रामर की रेगुलर जो अकॉर्डिंग टू रीट और सेकंड ग्रेड है, उसका जो भी सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस को कवर करते हुए आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। तो उसके लिए आप चिंता न करें, आप तो मन से केवल इसकी तैयारी करें और पढ़ते रहें। दूसरा एक अजीब सा कमेंट आया था, एक लड़के ने लिखा था कि सर आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो सरकार ने 377 धारा है वो हटाई है, लेकिन आप अभी इतने मॉडर्न मत हो। पिछली क्लास में आपको कुछ ज़्यादा ही कह दिया था कि भाई अंग्रेजों की तरह फ्री हो जाओ, है ना। तो पहली बात तो ये लड़के की तरफ से कमेंट आ रहा है, तो 377 का फर्क है, तो उसको तो कम से कम थोड़ा सा दूर रखो। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि 377 क्या है धारा, उसका पता करो। और एक कमेंट आया था कि सर जो ग्रामर है उसका कोई नोट्स वगैरह, तो नोट्स वगैरह जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है तो वो आप तैयार करते रहें, वही नोट्स बनता रहेगा। नोट्स में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको समझते चलिए। शुरू करते हैं क्लास। देखो कि जो फर्स्ट यूनिट होती है वो होती है साउंड। कोई भी लैंग्वेज होती है उसकी फर्स्ट यूनिट क्या होती है, साउंड होती है। ऐसे मान लीजिए कि जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, उसी तरह लैंग्वेज ने जन्म लिया। तो जो बच्चे के मुंह से पहला वर्ड है वो क्लियर निकलता है या फिर ऐ आ ऊ वैसे ही निकलती है। जन्म लेते ही कहां पर साफ बोलना आ जाएंगे, साफ नहीं बोलता ना, तो उसके मुंह से जो भी निकलता है उसको न तो आप लेटर कह सकते हैं ना वर्ड कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, साउंड। तो उसी तरीके से लैंग्वेज का जन्म भी किससे होगा, साउंड से होगा। तो पहली यूनिट है वो साउंड होती है। अब आपको एक बात सोचनी है, इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश में जो भी आपके मुंह से निकलेगा वो एक साउंड होगी, ठीक है ना। जो भी आपके मुंह से निकलेगा वो क्या होगी, एक साउंड होगी, ठीक है। अब आपको ये सोच के बताना है अपने दिमाग के आधार पर कि टोटल इंग्लिश में साउंड कितनी हो सकती है, टोटल इंग्लिश में साउंड कितनी हो सकती है। आइडिया लगाओ, क्यों लगा दो छोटी, आइडिया लगा कितनी हो सकती हैं। जितनी आप जो भी इंग्लिश में बोलना बात है वो सब साउंड मिला के टोटल कितनी हो सकते हैं। हाँ तू बता कितनी होनी है। हाँ गुड, शाबाश। तो देखो ज्यादा जितना आप सोच रहे हो लाख हजार उतनी नहीं होती, एक्चुअल में कितनी होती है, नोट कर लीजिए कि साउंड टोटल कितनी होती है। हाँ, इतना आश्चर्य करने की बात नहीं है, मुंह बनाने की बात नहीं है। पूरी इंग्लिश, जितनी भी इंग्लिश है, पूरी इंग्लिश में टोटल साउंड कितनी होती है, केवल 44 ही साउंड होती है। तो पहला तो कंपटीशन का क्वेश्चन यही बन गया कि टोटल इंग्लिश में साउंड कितनी होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो 44 साउंड्स हैं इनको डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने का मतलब दो भाग में बांटा जाता है। तो आपको एक नाम याद होगा, वोवेल। तो फर्स्ट तो है वोवेल साउंड और सेकंड है कॉन्सोनेंट साउंड। जवाब ठीक है, दो भाग में बांटा जाता है।
अब ये 44 है, इनमें से 20 जो साउंड्स होती हैं, 20 साउंड होती है, वो तो किसकी होती है? वोवेल साउंड्स होती हैं। और अब बच गई कितनी रहे? 24, है ना? तो ये साउंड किसकी होती है? कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है। याद रह जाएगा, टोटल साउंड इंग्लिश की केवल 44 होती है, उनको दो भाग में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है 20 वोवेल साउंड्स और सेकंड होती है 24। ये कौन सी होती है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितनी हो जाएंगी? टोटल 44 साउंड्स होंगी। क्लियर है? हाँ, अब जो उसने बताया कि 5 साउंड होती है ना, वो 5 क्या होते हैं? अरे बचपन में पढ़ा नहीं क्या? वोवल का नाम आते ही आप तो कौन सी चीज याद आती है आपको? थोड़ा सा दिमाग लगाए बताओ। वोवल का नाम आते ही कौन सी चीज दिमाग में आवे? ए ई आई ओ यू, है ना? हाँ, अब्बा ने गिना तो कितने हो गया? ए ई आई ओ यू, तो कितना हुआ? 5। और ये कितने हैं? 20। तो इसका मतलब दिमाग में ये चीज बिठा लो कि वोवल साउंड और वोवल अलग अलग चीजें होती है। वोवल 5 होती है, वोवल साउंड कितनी होती है? 20 होती है। तो जब एग्जाम में पूछे आपसे तो ये चीज क्लियर है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ें कि पूछ क्या रहा है। वोवल साउंड पूछ रहा है तो 20, और यदि वोवल पूछ रहा है तो कितने होते हैं? तो केवल 5 होते हैं, वो यहाँ लेटर में है। और फिर इसके बाद में थोड़ा सा इसको और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें आप तो इसको और दो भाग में डिवाइड कर देंगे, 12 + 8, 12 + 8। ये जो 8 होता है और 12 होते हैं, ये दो भाग होते हैं। वोवल साउंड के दो भाग होते हैं, मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग। मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग। मोनोफ्थोंग वो होती है जिसमें केवल एक ही वोवल की साउंड आए, और डिप्थोंग वो होती है जिसमें कि एक से अधिक यानी दो वोवल की मिली हुई साउंड आती है। इस चीज को हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाकर, जब आप इस चीज को फोनेटिक्स में पढ़ेंगे या वर्ड स्ट्रेस में पढ़ेंगे। एक चैप्टर आएगा उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको नॉर्मली कितना ही ध्यान रखना है, वोवल साउंड 20 होती है, 20 को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, 12 + 8। मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग। मोनोफ्थोंग एक वोवल साउंड, डिप्थोंग डबल वोवल साउंड। क्लियर है? गुड। तो ये साउंड की बात हो गई, यानी आपने एक स्टेप सीख ली, लैंग्वेज सीख ली ना सबने? हाँ, गुड। अब है दूसरी बात पे चलते हैं। तो साउंड के बाद आपने पहली क्लास में ये चीज सीख ली थी, साउंड क्या होती है? अमूर्त इकाई होती है। अमूर्त इसका कोई आकार नहीं होता, और सेकंड है सबसे छोटी अमूर्त इकाई। अब लेटर है, लेटर पहली ऐसी इकाई होती है जिसका आकार होता है, ठीक है? यानी ए बी सी डी, एक क्या बन गया? लेटर बन गया। इसका निश्चित एक आकार है, तो ये पहली आकार वाली यूनिट है। अब यहाँ दूसरा आपका जो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्चुअल में लेटर्स होते कितने हैं? इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? 26। गुड। तो टोटल लेटर कितनी होती है? 26 लेटर होती है। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम अल्फाबेटिक सीरीज कहते हैं। अल्फाबेट्स क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स। हाँ, वो देखो एबीसीडी रट रहे एक दो पे गिन ले, ए बी सी डी कितना है? 26 होना है। कम बत्ती तो बोले आने कहते वही काम थोड़ी बड़ी चल गया पूरा है ना 26। गुड। अब वही चीज इसमें भी आएगी कि टोटल कितनी होती है? 26 को वोवल और इसमें डिवाइड कर दो कॉन्सोनेंट में। अब सबसे पहले यही रटा था आपने कि जो ए ई आई ओ यू रटे थे ना, टापर हाथ में कौन रटे? ए ई आई ओ यू कितना हमें? 5 हमें। वो बचपन को अद्भुत ज्ञान है, वो ठकाना से, ठीक है ना? ये वोवल कितने हो गए? 5। अब बात हो गई क्लियर। अब थोड़ी थोड़ी दिमाग में शांति है ना, कि जो 5 हमने बचपन से रट रखे हैं वो वोवल लेटर्स हैं, वोवल लेटर। और जो 20 हमने अभी भी याद किया वो क्या है? वोवल की साउंड। अब आप ये बताओ, हाँ, कि ये जो 5 है ये वोवल हो गई, तो इसका मतलब कॉन्सोनेंट कितनी बच गई? गुड, शाबाश। कितनी बच गई?
21, ये याद रखना है, याद रह जाएगा आराम से। तो इसमें सिंपल सी बात है कि 5 तो वोवल होती है, 21 क्या होती है, कॉन्सोनेंट होती है। इसके बाद में दो इक्वेशन याद करते हैं कि टोटल 26, 5 + 21 = 26। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है वर्ड। क्या आता है, वर्ड। वर्ड की विशेषता क्या होती है, वर्ड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं आपने पहली क्लास में देखी होंगी, एक बार बोर्ड पे नोट कर देता हूँ। एक तो होता है, पहली जो चीज होती है वो डिमांड होती है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। और दूसरी होती है कि ये जो भी ग्रुप आपका है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। यानी दो विशेषताएं होनी चाहिए कोई भी वर्ड बनने के लिए। आपका जो भी वर्ड है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कुछ जो लेटर्स है उनका एक ग्रुप होता है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट इसकी खासियत क्या होती है, मीनिंगफुल भी होना चाहिए, तब जाके ये क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। ठीक है ना, अकेला ग्रुप ऑफ जो लेटर्स है वो आपका क्या नहीं कहलाएगा, वर्ड नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, ये 4 लेटर हो गए ना, AKBD है ना, हो गए। अब इसको वर्ड कह सकते हो क्या आप, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये दूसरी शर्त पूरी नहीं कर रहा ना, तो ये मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए इसको क्या नहीं कहा जा सकता, वर्ड नहीं कहा जा सकता। ये ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर तो है, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए कोई वर्ड नहीं। क्लियर है? तो वर्ड बनने के लिए दो चीजें आपके सामने है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी आप उसको वर्ड कहते हैं। यहां से आपकी जो ग्रामर है वो एक्चुअल में शुरू होती है। क्या कि वर्ड वाइज जब पढ़ते हैं तब ये जो वर्ड है ये कितने प्रकार से फंक्शन करता है। फंक्शन का मतलब है काम। जो फंक्शंस है वो जो भी इसका काम होता है उस काम के अनुसार जो फंक्शन किया जाएगा, तो वर्ड का जो फंक्शन है उस वर्ड का फंक्शन है जो इंग्लिश का चैप्टर आपको सिखाता है, आपने सुना भी होगा, वो सिखाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपको बताता है कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द पूरी इंग्लिश में हैं, वो क्या फंक्शन करते हैं और क्या उनको किस नाम से जाना जाता है। तो आपके लिए वही दिमाग लगाने वाली बात है कि आप अपना दिमाग लगा के बताइए कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं उनको लगभग कितने भागों में बांटा जा सकता है। टोटल जितनी भी इंग्लिश है सारे के सारे शब्दों को कितने भागों में बांट सकते हो आप, बताओ। लाख, 1, 1000, 100, 500 है, इतने नहीं होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसका मतलब टोटल, इसका सीधा अपनी लैंग्वेज में ये आइडिया लगाना है कि टोटल इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं वो केवल 8 ही प्रकार के हैं। यानी जितनी इंग्लिश है, इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं वो शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 8 भागों में। यही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच काम करता है कि कौन सा वर्ड है वो क्या फंक्शन करता है, उसके फंक्शन के अनुसार उसको उसका नाम दिया जाता है। ये काम कौन करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं, ये आपने थोड़ा सा देखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपको सामने आया हुआ होगा। फर्स्ट होती है नाउन, सेकंड होती है प्रोनाउन, फिर होता है एडजेक्टिव। ये नाम आपके सुने सुनाए से होंगे और आपने कहीं ना कहीं इनके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा हुआ होगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ इनके बारे में जानकारी लेंगे और इसके बाद इनको डिटेल से इनके चैप्टर के अंदर पढ़ा जाएगा। और इसके बाद में है ये जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपको याद रखने के लिए इतना याद रखना है कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं उनको उनके फंक्शन के अनुसार 8 भागों में बांटा जा सकता है। उस चैप्टर का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच है
और उन भाग के नाम 8 हैं जो आपके सामने हैं। सिंपल सिंपल सी चीज बताता हूँ, दिमाग में बैठा लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात दिमाग में बैठा लो कि इंग्लिश कभी भी रटी नहीं जाएगी। इंग्लिश को रटने से काम नहीं चलेगा। इंग्लिश का जो मेन थ्योरी है वो क्या होती है, समझना पड़ेगा। रटोगे कोई काम नहीं आएगी कंपटीशन में। कंपटीशन में वही इंग्लिश काम आएगी जिसको आपने समझा है। तो समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश नहीं की। अब इनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज देते हैं इसमें। आपने कहा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो टोटल 8 प्रकार के होते हैं। सिंपल सी बात ये है कि इंग्लिश के टोटल वर्ड है वो 8 ही प्रकार के हैं। फर्स्ट है नाउन। नाउन किसको कहेंगे? सिंपल सी थ्योरी याद रखो, नॉर्मल सी है कि जिस भी चीज का नाम है वो नाउन है। कोई भी चीज है यदि आप उसका नाम जानते हैं तो वो आपके लिए क्या है, नाउन। ठीक है, जैसे पंखा है, ये बोर्ड है, ये चौक है, ये सारी चीजें क्या है, नाउन है। ये लड़की है, वो लड़का है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, नाउन है। जिसका नाम जानते हो नाउन। इंग्लिश में याद करना चाहते हो द थिंग व्हिच इज नेम इज नाउन। प्रोनाउन है। प्रोनाउन का एक बहुत ही शानदार सा प्रश्न बनता है कंपटीशन के लिए। तो प्रोनाउन होती है, प्रोनाउन का अर्थ पूछता है कई बार एग्जाम में। तो प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है, फोर नाउन। क्या होता है, फोर नाउन। नाउन के लिए याद रखना है प्रोनाउन इज फोर नाउन। सिंपल यदि याद करना चाहते हैं तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होती है। प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, यानी जो नाउन को रिप्लेस कर सके उस वर्ड को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब सिंपल सी एक चीज याद रखो कि नाउन और प्रोनाउन है उसको जो डिफाइन करता है, डिफाइन जानते हो, डिफाइन का सीधी सी बात है कि विशेषता बताना, है ना। ए याद नहीं रहता है, अरे बढ़ाई कर लो, झूठी सच्ची किसी भी करनी है ना। तो एडजेक्टिव की बढ़ाई कर सका है, की प्रशंसा कर सका है। तो सिंपल सी बात याद रखो एक लाइन में कि फर्स्ट और सेकंड है उसको डिफाइन करता है थर्ड। फर्स्ट और सेकंड को कौन डिफाइन करता है, थर्ड। और थर्ड और फोर्थ को कौन डिफाइन करता है, फिफ्थ। फर्स्ट सेकंड को थर्ड डिफाइन करेगा और थर्ड और फोर्थ को कौन डिफाइन करेगा, फिफ्थ। याद रह जाएगा, सिंपल सी बात है। यहां तक आपने देख लिया कि इन दोनों का डिफाइनर है, यानी इनकी विशेषता बताता है। और ये एडजेक्टिव और वर्ब जो है इनको डिफाइन करने के लिए कौन आता है, एडवर्ब। एडजेक्टिव विशेषण हिंदी में कहते हैं इसको, वर्ब है क्रिया होती है, जानते हैं आप अच्छे से। इन दोनों को डिफाइन करने का काम एडवर्ब करती है। अब आप कह सकते हो कि आंसर में एक डिफाइनर दे रहा है, क्या डिफाइनर यानी बढ़ाई करना और राजीकरण दे रहा है क्या नहीं। तो एडवर्ब की डिफाइन कौन करेगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एडवर्ब को डिफाइन कौन करे। इसको ये करता है, इसको ये करता है, इसको और इसको ये करता है, इसको कौन करे, तो इसको डिफाइन खुद करता है। एडवर्ब का डिफाइनर खुद एडवर्ब ही होता है। कहना मतलब और कोई बढ़ाई नहीं करे तो खुद ही कर ले आप, समझ में आइए। कोई दूसरा ना करे अगले मर्जी का खुद कर ले। फिर है यहां तक ये चीजें नॉर्मल सा आपने इनको सीखा। इसके बाद में देखो ये है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्लियर करता है कि उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, जैसे ऑन है, एट है, इस प्रकार के बाय है, फ्रॉम है, टू है, बहुत सारे प्रीपोजिशन है, उनको इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ये है कंजक्शन। कंजक्ट, कंजक्ट यानी जोड़ना, जोड़ने का काम करता है। वर्ड को, सेंटेंस को, फ्रेज को, क्लोज को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, कंजक्शन। क्लियर है, जैसे एंड है, बट है, येट है, ये सारे के सारे कंजक्शन है। कंजक्शन मतलब जोड़ने का काम करते हैं। ए याद दे रहे तो ए याद रखियो कि ये शादीलाल गरजोड़े हैं। कौन है, शादीलाल गरजोड़े, यानी आपको काम है जोड़नो। ठीक है ना, जोड़ा उड़ाना व्याकरण। हाँ देखिए अगर क्या पूछ रहे है, तो इको नाम क्या है, शादीलाल गरजोड़े। इको मतलब क्या करेगा, जोड़सी, जोड़ने का काम करेगा। है हो जाए अपने नाम तो है विवाह चंद और 40 की उम्र कुमार वांड रहे है ना, या पकू की कुमार रहे जाओ तो आ ना हो जाए कहीं
शेखावाटी में तो यही हो रही है, ध्यान रखिए। शेखावाटी जो है खास करके झुंझुनू में, यदि नौकरी नहीं है तो फिर कितो नाम राख लो शादी लाल कर जोड़ी, समझ मारिए ना। शेखावाटी में नौकरी सर्विस 500 बहुत हो रहे, व्याकरण कितना को टाणे करा, 4 टाणे करो ना। हाँ तो आज से 5 करना है, ध्यान रखिए 500 है नौकरी, ठीक है ना। तो 500 बहुत हो रहे और वो की गोद का मारेगा कहीं फिर नहीं ढूंढू, ध्यान से देख लियो, इसलिए तैयारी कर लो। तो गिर ना को लाग गया तो फिर वो 500 गोद कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में है ये 8 का इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन का मतलब है कि आपके मन में दिमाग में है तो सही ना, दिमाग पर है वह अचानक से कोई फीलिंग, कोई भावना उत्पन्न होती है, उन अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन, ठीक है ना। एक दिन की बात, एक शानी सी छोरी है ना, वह क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, वह बोली ओ शिट मेरी तो बस निकल गई, रियल घटना है, ओ शिट मेरी तो बस निकल गई। तो आप लोगों को ध्यान नहीं इंग्लिश में क्या हुआ है, लेकिन वो शिट जो शब्द बोली वो क्या हो, इंटरजेक्शन हो, क्या हो, हाँ ये ध्यान देता आप लोग भी याद रख लिया, ओ शिट बस निकल गई, है ना। तो ओ शिट है, ओ आ तुर्रा है ना, अलास, ये जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, इंटरजेक्शन का काम करते हैं। तो इन चीजों को आप नॉर्मली इनको ध्यान रखेंगे, और ये चीजें हैं वो किसके अंडर में पढ़ी जाएंगी, वर्ड के अंडर में पढ़ी जाएंगी, ठीक है। वर्ड स्पेशलिटी पहली ऐसी यूनिट है जिसका पूरा अर्थ निकलता है, ठीक है। अर्थ निकलेगा तब भी वर्ड कहलाएगा, वरना वर्ड नहीं कहलाएगा, समझ आ रही है। हाँ तो समझना ही है, इंग्लिश को रटने का काम वो करते हैं जिनका सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है वो खाली होती है, या मंजिल है ना आदमी की सौ ऊपर की मंजिल पूरी हुई या तो खाली हो है तो आदमी क्या कर रहा है, इंग्लिश को रटने का काम करता है। इंग्लिश रटने से काम नहीं आएगी आपकी, इंग्लिश काम वही आएगी जिसको आपने समझा है, तो समझने की कोशिश करो। अब देखिए वर्ड के बाद में आती है फ्रेज। फ्रेज क्या होती है कि वर्ड है उसका एक ग्रुप बन जाए, क्या बन जाए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहां थोड़ा सा आपको इसको समझना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो फ्रेज भी हो सकती है और वो सेंटेंस भी हो सकता है, क्लियर। अब हल्का सा अंतर है कि ग्रुप ऑफ वर्ड है वो यदि कंप्लीट सेंस दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है, तब तो वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, यानी पूरा अर्थ नहीं दे रहा, अर्थ दे रहा है लेकिन पूरा नहीं दे रहा, तब वो क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल है कि आप कहें कि ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, इतना ही है, अर्थ निकल रहा है ना, कोई समझ लो सारे, ऑन द टेबल है, ऑन द टेबल है तो इसका अर्थ निकल रहा है कि टेबल पर, ठीक है। अब ये फ्रेज होगी या सेंटेंस होगा, अर्थ दे रहा है, शब्दों का समूह भी है, कमी क्या रहेगी, पूरा अर्थ नहीं दे रहा, समझ आएंगे, पूरा अर्थ नहीं दे रहा, तब ये क्या है, अब ये केवल फ्रेज, क्या है, फ्रेज। और यदि कह दिया जाए द ग्लास इज ऑन द टेबल, द ग्लास इज ऑन द टेबल, यदि इसको पूरे को आप इंक्लूड करते हो, द ग्लास इज ऑन द टेबल, सर क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, अर्थ भी दे रहा है और पूरा अर्थ दे रहा है, तब ये क्या बन जाएगा, अब ये सेंटेंस बन जाएगा। अब आप इसको फुल स्टॉप लगा सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस बन चुका है। ये एक सेंटेंस और फ्रेज में अंतर होता है, क्लियर है। अब एग्जाम के नजरिए से क्या याद रखना है कि सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है और कंप्लीट सेंस देती है, प्लस क्या करती है, कंप्लीट सेंस देती है, यानी
पूरा अर्थ देती है, तब जाके वो क्या कहलाती है, सेंटेंस कहलाती है। क्लियर है? और यही जो सेंटेंस है ये किसी भी लैंग्वेज की कंप्लीट यूनिट कहलाती है। नाम याद रखेंगे, सेंटेंस ही क्या होती है, एक लैंग्वेज की क्या होती है, कंप्लीट यूनिट। ये नाम याद रखना है कि लैंग्वेज की कंप्लीट यूनिट किसको कहा जाता है, सेंटेंस। क्लियर है? बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द लैंग्वेज, व्हाट इज द कंप्लीट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, तो कहा जाए सेंटेंस। उत्तर क्या आ जाएगा, सेंटेंस। क्योंकि आपने देखा कि सेंटेंस तक आपके पास कोई भी पूरा अर्थ नहीं था। अर्थ था क्या आपके पास कोई पूरा, तो कंप्लीट यूनिट यदि चाहते हो तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है? ये आपने इसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया। इसके बाद जब ग्रामर है वो डिटेल से पढ़ी जाएगी, तब ये सारी चीजें एक बार आपके सामने रिपीट होंगी। और रिपीट करने से पहले आपको ये चीजें जो हल्के स्तर पर इसलिए बताई गई हैं ताकि जब आप इनको डिटेल में पढ़ें तब उसका बेस है वो आपके पास पहले से तैयार है। इसलिए आपको इन चीजों को यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। अगली क्लास है वो बहुत जल्दी आपके सामने आएगी, और तब तक के लिए थैंक यू।